मुंबई के एक मॉल में हम फिर से एक दूसरे से टकरा गए। मैं अपनी नई पत्नी अनन्या के साथ हाथों में हाथ डाले खरीदारी करते हुए कुर्ते और साड़ियां देख रहा था। तभी मेरी नजर मेरी पूर्व पत्नी मीरा पर पड़ी, जो 6 साल तक मेरे साथ रही थी। लेकिन बच्चों को लेकर हुए बड़े झगड़े के बाद उसने मुझे जल्दी ही तलाक दे दिया था। वह हमेशा की तरह शांत और समझदार थी, लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, मीरा हल्की सी मुस्कुराई, फिर मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी पहली प्रतिक्रिया झुंझलाहट थी। मुझे लगा कि वह व्यंग्य कर रही है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में हाल ही में हुई कुछ अजीबोगरीब बातें घूमने लगीं। अनन्या हर समय थकी रहती थी। उसने काम से छुट्टी मांगी थी और 1 महीने पहले मुझे बिना बताए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भी गई थी, लेकिन उसने कहा था कि यह बस एक सामान्य जांच है। मैं अपनी नई पत्नी की ओर देखने के लिए मुड़ा। जब उसने देखा कि मेरी आंखें सदमे से संदेह में बदल गई हैं, तो वह थोड़ी उलझन में लग रही थी। बिना और इंतजार किए मैं उसी दिन अनन्या को बांद्रा के एक निजी प्रसूति अस्पताल में जांच के लिए ले गई। अनन्या ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं दृढ़ थी। जब अल्ट्रासाउंड और जांच के नतीजे आए, तो डॉक्टर ने हमें बस देर तक देखा और फिर हल्के से कहा, तुम गर्भवती नहीं हो और तुम प्राकृतिक रूप से गर्भवती नहीं हो सकती। मैं दंग रह गई। पिछले 3 महीनों से अनन्या मेरे पूरे परिवार को बता रही थी कि वह 3 हफ्ते की गर्भवती है और सुबह की बीमारी बहुत ज्यादा है। मेरी माँ बहुत खुश थी और मुझे लगा कि अपनी पहली असफल शादी के बाद मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। वर्ली सी लिंग से वापस आते हुए मैंने अनन्या से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। वह बहुत देर तक चुप रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि उसे डर था कि मैं उसे छोड़ दूंगी, कि मैं अब भी अपने पूर्व प्रेमी से प्यार करती हूँ, इसलिए उसने मुझे बनाए रखने के लिए ही सब कुछ रचा था। जहां तक मेरी बात है, मुझे शर्म और कड़वाहट के साथ एहसास हुआ। मीरा की धीमी फुसफुसाहट मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे चेतावनी देने के लिए थी। इस शोरगुल भरी मुंबई में कारों के हॉर्न और शॉपिंग मॉल की चमकदार रोशनी के बीच एक शांत वाक्य सारे शोर से भी ज्यादा जोर से गूंजता है। उस रात हम चुपचाप वर्ली सी लिंक से वापस आ रहे थे। बारिश शीशे पर हल्की सी पड़ रही थी। मैं मरीन ड्राइव पर एक पल के लिए रुका, अपना फोन खोला और मीरा को बस एक लाइन लिखी, शुक्रिया। उसने लगभग तुरंत जवाब दिया, बच्चे होने या न होने को इस बात पर निर्भर मत होने दो कि तुम किसी से कितना प्यार करते हो। घर वापस आकर अनन्या सोफे पर हाथ जोड़कर बैठ गई। मैंने गहरी सांस ली। अब से एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, अब और झूठ नहीं। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। फिर अनन्या ने मुझे बताया, 1 महीने पहले जब वह परेल में प्राइवेट चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके होने की संभावना बहुत कम है। वह घबरा गई थी। मेरी माँ को बच्चे की खबर का बेसब्री से इंतजार करते हुए मुझे पालने के बारे में, नाम के बारे में बात करते हुए देखकर उसे डर था कि एक दिन मैं जाग जाऊंगी, अपनी तुलना मीरा से करूंगी और उसे छोड़ दूंगी। इसलिए उसने 3 हफ्ते की गर्भावस्था वाली कहानी गढ़ी। मीरा ने एक धूप भरी दोपहर में मुझे अलीबाग के समुद्र तट पर खड़ी अपनी एक तस्वीर भेजी, जिसमें वह एक चश्मा पहने आदमी के बगल में मुस्कुराते हुए दिख रही थी। तस्वीर के नीचे उसने लिखा था, हर किसी को यह चुनने का मौका मिलता है कि वह कैसे प्यार करे। मैंने जवाब दिया, मैं आपके लिए शांति की कामना करता हूँ। हमने अतीत को वहीं छोड़ दिया जहां उसका होना चाहिए था। पीछे छोड़ दिया, पर मिटाया नहीं। नतीजा न तो परीक्षा की लाल रेखा पर जयकार था, न ही निंदा। नतीजा यह हुआ कि तीनों वयस्कों, मैं, अनन्या और मीरा, ने सच को सामने रखना और प्यार को राह दिखाना सीख लिया। शोरगुल वाली मुंबई में अनगिनत सायरनों के बीच कभी कभी बस एक फुसफुसाहट ही जिंदगी को एक अलग राह पर ले जाने के लिए काफी होती है। और इस बार हमने सही मोड़ लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।